नमस्कार साथियों, मेरा नाम शिवांक यादव है। स्वागत है आपका धर्मस्य मूलम अर्थ सीरीज में। अभी तक के प्रकरणों में आपने देखा कि किस तरह बैंकर्स ने पहले ब्रिटेन, फिर अमेरिका और उसके बाद भारत पर भी अपना कब्जा कर लिया और एक एक करके भारत की सरकार में अपने ही लोगों को बैठाना शुरू कर दिया, जिसके बाद भारत सरकार द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय उनकी अनुमति के बिना नहीं लिया जा सकता। आज के एपिसोड में भी हम आपको एक ऐसे ही निर्णय के बारे में बताएंगे जो कि देशवासियों को ऐसे सुनाया गया था कि जैसे देशवासियों के पास अपनी देशभक्ति साबित करने का वही एक मौका है। लेकिन असलियत में वो निर्णय भी बैंकर्स का एक षड्यंत्र था। हम बात करेंगे नोटबंदी की। दुनिया को नियंत्रित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय बैंकरों ने जब 2008 में विश्व स्तर पर मंदी लाने की कोशिश की तो अमेरिका तो इसकी चपेट में आ गया था, लेकिन भारत इस मंदी से अछूता रह गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका या फिर पश्चिमी देशों में धन को संग्रह करके रखने का कोई मानस नहीं है। तनख्वाह मिलते ही शुक्रवार और शनिवार को पार्टी करके पैसा खर्च देना पश्चिमी देशों में एक आम बात है। तो ऐसे देशों में जब मंदी लाई जाती है तो बहुत बुरी तरह लोगों पर पड़ती है। लेकिन वहीं भारत में इसका बिल्कुल विपरीत होता है। यहां महीने के आखिर में तनख्वाह मिलने के बाद या फिर व्यापार में मुनाफा कमाने के बाद अपने रोजमर्रा के खर्च निकाल लेने से अलग पैसे का एक बड़ा हिस्सा या तो बैंक में या फिर अपने पास घर पर ही जमा कर लिया जाता है। चाहे छोटे से छोटा मजदूर हो या फिर करोड़पति व्यापारी, सब अपने अपने अनुसार अपनी कमाई में से एक हिस्सा भविष्य के लिए जमा करके ही रखते हैं। जब 2008 में पूरी दुनिया में मंदी लाई गई थी तो भारत में भी इस मंदी ने अपने पैर पसारने चाहे, लेकिन जैसे ही मंदी में पैसे की कमी होनी शुरू हुई तो लोगों के घरों में यह जमा पैसा बाहर निकल आया और सब कुछ जैसा पहले था वैसा ही चलता रहा। यह बात दुनिया के शासकों को पसंद नहीं आई। इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने काले धन का मुद्दा छिड़वा दिया। वो लोगों के गुप्त धन को बाहर निकलवाना चाहते थे ताकि वह भविष्य में एक तीर से दो निशाने चल सके। मतलब कि भविष्य में जब वह फिर से मंदी लाए तो एक तो किसी के पास कोई जमा पूंजी ही ना हो और सब मंदी की चपेट में आ जाए, और दूसरा ये कि उनकी खड़ी की गई बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुकाबला करने वाला कोई छोटा व्यापारी बचे ही नहीं। 2014 में नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाते ही 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना लागू कर दी गई। इस योजना के तहत देश के कोने कोने में रह रहे हर व्यक्ति का कम से कम एक बैंक अकाउंट खुलवा देने का लक्ष्य रखा गया, क्योंकि एक आदमी तभी तक इन बैंकर्स की गुलामी से बचा रहता है जब तक उसका किसी बैंक में अकाउंट ना हो। बैंक में अकाउंट होने से कोई भी व्यक्ति आज नहीं तो कल कभी ना कभी अपने पैसे बैंक में जमा कर ही देता है और कभी ना कभी फिर बैंक से लोन भी ले लेता है। जैसे ही लोन लिया समझो फंस गया। इसीलिए पहले जनधन योजना से बैंकों में खाता खुलवाना और फिर सभी को बैंकों पर आश्रित कर देना उनकी एक सोची समझी रणनीति थी। बैंकों में सबके खाते खुलवाने के बाद 8 नवंबर 2016 को अचानक रात को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा कर दी, आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए
और 1,000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। यह आदेश सुनते ही देश में हड़कंप मच गया। लाखों करोड़ों की संख्या में लोग बैंकों के बाहर लाइन लगाकर अपने पैसे बदलवाने के लिए खड़े रहे। यह आम लोग सरकार के इस निर्णय का विरोध न कर दें, इसीलिए इस निर्णय को सुनाते वक्त प्रधानमंत्री ने यह तर्क दिए कि अगर 500,000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे तो देश में हो रहे भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जा सकती है। क्योंकि जब कोई भ्रष्टाचार करता है तो 500 और 1,000 के बड़े नोट होने की वजह से उसको कहीं से कहीं तक पैसे पहुंचाने में बहुत आसानी होती है। लेकिन अगर ये 500 और 1,000 के बड़े नोट खत्म कर दिए गए तो भ्रष्टाचार पर रोक लग जाएगी। एक और कहानी सुनाई गई कि इससे आतंकवाद पर रोक लग जाएगी। ऐसे ही खूब सारी कहानियां सुनाकर लोगों को यह बोल दिया कि देश को ठीक करना है तो यह कड़वी दवाई तो लेनी पड़ेगी। उस समय सभी भोले देशवासियों ने अपने प्रधानमंत्री की यह बात भी मान ली और लाइनों में लग गए। आज नोटबंदी को हुए लगभग 4.5 साल हो चुके हैं और अब किसी से पूछो कि आखिर नोटबंदी करने का फायदा क्या हुआ तो किसी के पास कोई जवाब नहीं मिलता। क्योंकि जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो 500 और 1,000 के नोट बंद करके सीधा 2,000 का नोट आ गया और फिर कुछ समय बाद 500 रुपए का भी नोट आ गया। तो अब तो भ्रष्टाचार करने वालों को और आसानी हो गई। और आतंकवाद का भी देखा जाए तो अभी 2019 में ही पुलवामा में सेना के जवानों को मार दिया गया, तो इससे आतंकवाद पर भी कोई रोक नहीं लगी। फायदा तो बहुत दूर की बात, असलियत में इनका षड्यंत्र तो यह था कि नोटबंदी करके देश के छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी जाए और बची कुची कसर जीएसटी लाकर पूरी कर दी गई। यह सब होने के बाद अब भारत में मंदी और महंगाई के माध्यम से लोगों को नियंत्रित करना और आसान हो जाएगा, क्योंकि अब बैंकर्स को हर भारतीय की क्षमता पता चल गई है कि किसके पास किस शहर में लगभग कितना धन है। और अब तो लोगों के घरों में रखे सोने चांदी पर भी उनकी नजर है। यह लोग पहले भी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के जरिए एक बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन असफल रहे। लेकिन जल्द ही ये किसी न किसी तरीके से देश के लोगों का सारा सोना चांदी भी निकलवा लेंगे। साथ ही आने वाले समय में लोगों का सारा पैसा डिजिटल करके आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा और कागज के नोट ही खत्म कर दिए जाएंगे। उस दिन भारत की गुलामी पक्की हो जाएगी और ये विदेशी ताकतें सदा सदा के लिए भारत पर शासन स्थापित कर लेंगी। फिर जो कोई देशभक्त इन विदेशी जालिमों के विरुद्ध आवाज उठाएगा, उसका आर्थिक बहिष्कार कर दिया जाएगा। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर साल डेरिवेटिव मार्केट में 1,000 लाख करोड़ रुपए का जुआ खेला जाता है। यह सारा पैसा उन्हीं शासकों का है, इसलिए सरकार उनसे कोई सवाल नहीं करती। अगर सरकार इस खेले जाने वाले जुए पर सिर्फ 2% टैक्स लगा देना तो भारत सरकार के पास हर साल 20 लाख करोड़ रुपए की आमदनी हो जाएगी। 20 लाख करोड़ रुपए का मतलब समझते हैं आप लोग? मतलब कि अब आपको इसके बाद और कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार ऐसा कर दे तो भारत के अंदर सारे उद्योग धंधे पनप जाएंगे और भारत फिर से एक सोने की चिड़िया बन के उभरेगा और विश्व गुरु कहलाएगा। आज के समय में बैंकों की व्यवस्था बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है और किसी भी समय ध्वस्त हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक भी अब सिर्फ 5 लाख रुपए की ही गारंटी लेता है। इसका मतलब समझते हैं आप लोग? भले ही आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए क्यों ना हो, बैंक के फेल होने पर आपको 5 लाख रुपए से ऊपर एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। जिस तरह से सरकार ने 500 और 1,000 के नोट एक रात में बंद कर दिए थे ना, मुझे पूरा विश्वास है किसी दिन बैंकों के फेल हो जाने पर आपके सारे खाते जब्त कर लिए जाएंगे
और इस निर्णय को भी देश हित में क्रांतिकारी निर्णय घोषित कर दिया जाएगा। साथियों, इन विषयों को और गहराई से समझने के लिए आपका बैंकों का मायाजाल किताब पढ़ना बहुत आवश्यक है। बैंकों का मायाजाल किताब पढ़ने के लिए आप bankjal.com पर जा सकते हैं। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं धर्मस्य मूलम अर्थः के अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि इकोनॉमिक हिटमैन किसे कहा जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।